नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ। जो बेहतरीन सा टॉपिक है हमारा भारत से संबंधित। तो दोस्त, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। हमें जब आज़ादी मिली दोस्त, इसके पीछे क्या संघर्ष था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पे आंदोलन चलाए गए और उनके द्वारा क्या क्या संघर्ष किए गए, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। जो बचे हुए हमारे टॉपिक रहेंगे दोस्त, वो हम पार्ट 2 में आप सभी को बताएंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में आपको अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप सभी को रॉयलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं, और पाकिस्तान की मांग कैसे उठी, और जो अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे देश में थी उसके खिलाफ़ हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कब कब आवाज़ उठाई गई, और वहाँ पे उन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, उनके साथ क्या अत्याचार किया, हमारे देश के साथ कौन सा अत्याचार किया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्त, आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ समझ आने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है भैया नेशनल मूवमेंट से संबंधित हमारा ये टॉपिक है। आज आप सभी को बताएंगे हमारे देश की आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों का मेन मकसद क्या था, वो आंदोलन कब हुए और क्या मकसद था उनका, उस आंदोलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, क्या किसके क्या विचार थे, किस व्यक्ति के क्या विचार थे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, सबसे पहला हमारा टॉपिक है रॉयलेट एक्ट। ये रॉयलेट एक्ट जो है दोस्त, ये हमारा 1919 में आया था। ये एक्ट है दोस्त, एक एक्ट है जिसका नाम है रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट, रॉयलेट एक्ट, इस रॉयलेट एक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस रॉयलेट एक्ट को किसके द्वारा लाया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं रॉयलेट एक्ट की चर्चा करूं, तो ये रॉयलेट एक्ट कानून था दोस्त। एक प्रकार का क्या था दोस्त, एक प्रकार का ये कानून था। क्या था भैया? कानून था। ये क्या था भैया? कानून था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो रॉयलेट एक्ट था दोस्त, वो एक प्रकार का कानून था जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? भारतीय लोगों के ऊपर, मतलब ये कानून बनाया गया था। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी शासक है दोस्त, वो कोई भी कानून बनाएगा वो अपनी जनता के लिए बनाएगा। अपने शासन के अंतर्गत जो जनता आती है उसी के लिए बनाता है भैया कानून, कोई भी शासक होता है। तो अंग्रेज़ हमारे देश पर शासन कर रहे थे उस टाइम पे। जो हमारे देश के लोग थे वो अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास कर रहे थे, अंग्रेज़ों से अपने देश को अलग करना चाहते थे दोस्त, यानी अंग्रेज़ों को अपने देश से उखाड़ फेंकना चाहते थे। अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का जो शासन था, उससे मुक्ति पाना चाहते थे हमारे देश के लोग। तो जगह जगह पर उन्होंने क्या किया दोस्त, हमारे देश के लोग जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लगातार क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। इसी के चलते अंग्रेज़ों ने एक यहाँ पे कानून बनाया था दोस्त, उस कानून का नाम है रॉयलेट एक्ट। अब यहाँ पे समझेंगे भैया कानून क्या है, इसका मतलब क्या था, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ रॉयलेट एक्ट, तो रॉयलेट एक्ट दोस्त किसके द्वारा चलाया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, ये जो रॉयलेट एक्ट है वो आपका सर सिडनी रॉयलैंड के द्वारा चलाया गया। यह कानून जो है दोस्त वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो सर सिडनी रॉयलैंड के द्वारा यह कानून चलाया गया है, जिसका नाम है रॉयलेट एक्ट। तो इस रॉयलेट एक्ट का मेन मकसद था दोस्त, नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी नो अपील, नो दलील और नो वकील। इस कानून का यही मेन उद्देश्य था। इस कानून का मुख्य जो उद्देश्य था दोस्त, वो था नो वकील, नो दलील और नो वकील। दोस्त, इसमें ऐसा होता था, हमारे देश के जो लोग थे वो लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने क्या किया दोस्त, हमारे देश की जनता को दबाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, जिस कानून का
नाम है रॉयलेट एक्ट, जो 1919 में बनाया गया कानून है दोस्त। ये किसके द्वारा बनाया गया था? सर सिडनी रॉयलैंड के द्वारा ये कानून चलाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त। इस कानून का मतलब ये था, हमारे देश में जितनी भी जनता है, हमारे देश के कोई भी स्वतंत्रता संग्रामी मतलब स्वतंत्रता सेनानी है या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी कोई भी कार्रवाई की जाती है, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी यहाँ पे आंदोलन चलाया जाता है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे? इस कानून के तहत इसको उठा के जेल में डाल देते थे। उसको बिना बताए उसको उठा के जेल में डाल देते थे। जेल में डालने के बाद क्या होता है दोस्त? इस कानून के अंतर्गत आप वहाँ पे वकील भी नहीं कर सकते, वहाँ पे आप अपील भी नहीं कर सकते, और ना ही वहाँ पे आप कोई भी दलील दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत जो अंग्रेज थे वो हमारे देश के लोगों को क्या कर देते थे? डायरेक्ट उठा के जेल में डाल देते थे। आई बात समझ? जैसे आज के दौर में हमारा देश जो है दोस्त, अगर पुलिस आपको, जैसे मान लीजिएगा कोई अपराधी है, पुलिस इसको पकड़ने जा रही है, तो पुलिस को वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया आप इस केस में आपको यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। वहाँ पे पुलिस बताती है, हर एक चीज़ बताती है, और आपको मौका भी दिया जाता है, कोर्ट भी ले जाया जाता है, वहाँ पे साबित भी किया जाता है कि ये आरोपी है कि नहीं आरोपी है। पर अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या हो रहा था दोस्त? अंग्रेज़ों के टाइम में ये चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही थी। ये जितने भी मैंने चीज़ें अभी बताई हैं, अंग्रेज़ों के टाइम में सीधा व्यक्ति को पकड़ के सीधा जेल में डाल देते थे। वहाँ पर ना ही कोर्ट में पेश किया जाता था, ना ही उसको बताया जाता था कि आपको इस केस के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई जा रही थी, उसको डायरेक्टली उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस रॉयलेट एक्ट का यही मुख्य उद्देश्य था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं चर्चा करूँ इस कानून की दोस्त, तो इस कानून को भारत में 1919 में लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्त? 1919 में भारत में इसको लागू कर दिया गया। इस कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बिना बताए उसको जेल में डाला जा सके। दोस्त, इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी व्यक्ति को बिना बताए, बिना सूचना दिए उसको उठा के जेल में डाल देना इस कानून का मुख्य उद्देश्य था। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य था दोस्त, नो वकील, नो दलील और नो अपील। आप वकील भी नहीं कर सकते हैं अपने केस के लिए, और ना ही आप दलील भी दे सकते हैं अपने केस के लिए, और ना ही आप कोई भी दलील और ना ही कोई वकील कर सकते, ना ही आप कोई भी अपील कर सकते। ये तीन चीज़ें इसकी क्या थी? मुख्य उद्देश्य था रॉयलेट एक्ट का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की कोई भी जमानत स्वीकार नहीं की जाती थी। इस कानून के तहत दोस्त किसी भी व्यक्ति की कोई भी जमानत भी स्वीकार नहीं की जाती थी। आज के दौरों की अगर मैं बात करूं भैया, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान बना। क्या बना भैया? संविधान बना। तो संविधान में कई अनुच्छेद हैं। क्या है? कई अनुच्छेद हैं, भाग भी हैं और अनुसूचियां हैं। तो उन अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां के अंतर्गत सभी कानूनों के बारे में बताया गया है दोस्त। हर एक चीज़ वहाँ पे दी गई है। आज के हमारे मौजूदा समय में भारत का कानून कैसा है दोस्त? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कोई आरोपी है, उसको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले पुलिस उसको बताती है कि आप पे ये वाला केस दर्ज हुआ है। उसके बाद ही उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसके बाद कहाँ पेश करेगी? कोर्ट में पेश करेगी। फिर कोर्ट में पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा ये मुख्य आरोपी है। अगर कोर्ट में पुलिस ये साबित कर लेती है कि ये मुख्य आरोपी है, तभी वो आरोपी माना जाएगा, तभी वो आरोपी सिद्ध होगा। अगर पुलिस ये साबित नहीं कर पाती है कि ये आरोपी है, तो उसे बाइज्जत वहाँ पे रिहा कर दिया जाता है। ये हमारे देश का आज का कानून चलता है। पर उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो अंग्रेज़ लोग शासन भैया, अंग्रेज़ लोग कानून जो भी बनाते थे वो भारतीय के लिए बनाते थे, वो अपने फ़ायदे के लिए ही बनाते थे, जाहिर सी बात है। और आज का जो कानून है दोस्त, उसमें लोगों को क्या मिल जाता है? जमानत भी मिल जाती है। जैसा उसका दोष है उसी के हिसाब से उसको जमानत मिल जाती है। पर पहले क्या होता था? अंग्रेज़ लोग जब रॉयलेट एक्ट बना रहे थे दोस्त, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? जब रॉयलेट एक्ट को पारित कर दिया था, अपने देश पे लागू कर दिया था हमारे देश पर, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे ये लोग सीधा हम लोगों को जेल में उठा के डाल देते थे। वहाँ पे ना ही आप वकील कर सकते हैं और ना ही आप कोई भी अपील कर सकते हैं। आप ये तक नहीं पूछ सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, हमें क्यों जेल में डाला गया है। यानी कोई भी चीज़, आप कोई भी प्रश्न उनसे कर ही नहीं सकते हैं। वो आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे इस कानून के अंतर्गत। तो ये कानून हमारे देश पर अंग्रेज़ों के द्वारा थोपा गया था, जिसका नाम है रॉयलेट एक्ट। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। गांधी जी ने
इसे कौन सा कानून बोला है दोस्त? इसे काला कानून के नाम से बोला गया है दोस्त। गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया है। गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून का नाम दिया गया है दोस्त। और इसी कारण दोस्त मुंबई के पलवल जेल में गांधी जी को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया था। मुंबई के पलवल जेल में गांधी जी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने इसे काला कानून का नाम दिया था और इसी कारण मुंबई के पलवल जेल में भेज दिया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जो हमारा रॉयलेट एक्ट है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों पर थोपा गया एक कानून है दोस्त, उसी कानून को गांधी जी ने बोला था काला कानून। इसी काला कानून बोले जाने के कारण ही गांधी जी को क्या किया गया था? गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। कौन सी जेल थी दोस्त? पलवल जेल। ये पलवल जेल दोस्त कहाँ है? आपकी मुंबई में उस टाइम थी। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी बढ़िया से। फिर हम अगले मोमेंट की बात करते हैं दोस्त, अगली घटना की बात करते हैं। तो अगला हमारा हत्याकांड आता है जिसका नाम है जलियनवाला बाग हत्याकांड। जलियनवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं दोस्त। तो ये जो जलियनवाला बाग हत्याकांड है वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियनवाला नाम की एक जगह है जो आपकी पंजाब में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्त? पंजाब में पड़ती है, यानी अमृतसर में ये जगह पड़ती है जलियनवाला बाग। इसी की एक घटना है, उसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करेंगे दोस्त। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था दोस्त। 13 अप्रैल 1919 का वह दिन, जिस दिन बैसाखी था दोस्त, बैसाखी का वह दिन, उस दिन क्या होता है दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, जलियनवाला बाग जगह में लोगों के द्वारा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है दोस्त। क्या होती है? इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरोध में दोस्त, एक हमारे सेनानी थे दोस्त, एक हमारे व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल मलिक। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी अंग्रेज़ों के द्वारा कर ली जाती है। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है दोस्त। और वह मैदान जो था वो आपका जलियांवाला बाग में था। कहाँ था? जलियांवाला बाग नामक जगह पर वह मैदान था, जिस मैदान के चारों ओर दोस्त क्या थी? बाउंड्री थी। कैसी थी? क्या थी? बाउंड्री थी, यानी वो मैदान चारों ओर से क्या था? बंद था। और उस मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक गेट था। क्या था? सिर्फ एक गेट था। और उसी गेट पर जनरल डायर आता है थोड़ी देर के बाद दोस्त, और अपनी सेना को ऑर्डर दे देता है कि ये जितनी भी भीड़ है उस पूरी भीड़ पर गोलियां चला दो। तो जनरल डायर के ऑर्डर के बाद वहाँ पे जो सेना थी, उस सेना ने हमारे भारतीय लोगों के ऊपर क्या कर दिया था दोस्त? तो हमारे भारतीय लोगों के ऊपर गोलियां अंधाधुंध वहाँ पे चला दी गई थी, जिससे लाखों की तादाद में भारतीय लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो इसी घटना को जलियनवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्त, जो आपकी 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोस्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दोस्त सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में यह भीड़ इकट्ठा हुई थी। कब इकट्ठा हुई थी? तो बैसाखी के दिन इकट्ठा हुई थी। जलियनवाला बाग एक जगह है जो आपकी पंजाब अमृतसर में पड़ती है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। अभी मैंने आपको बताया चारों तरफ से क्या थी दोस्त? चारों तरफ से दीवारें थीं और एकमात्र गेट पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे उसमें सभी लोगों की क्या हो गई दोस्त? मृत्यु हो गई। उसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई। अभी आपको मैं घटना के बाद एक चीज़ और भी बताऊंगा। जब जनरल डायर के द्वारा इस भीड़ पे जब गोलियां चलवाई गई थी दोस्त, तो इसमें एक व्यक्ति जिंदा भी बचा था जिसका नाम है ऊधम सिंह। उसके बाद ऊधम सिंह जब जिंदा बचते हैं, उसके बाद ऊधम सिंह ने वहीं पे प्रण ले लिया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ऊधम सिंह ने जनरल डायर को क्या कर दिया था दोस्त? शूट कर दिया था। जनरल डायर को जान से मार दिया था, यानी गोली मार दी थी। इसी के बाद भैया ऊधम सिंह को क्या कर दी जाती है? फांसी भी दे दी जाती है। ये सारी घटना अभी आपको हम एक एक करके यहाँ पे बताएंगे, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। इस कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस
ये वाला जो घटना होती है दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना होती है, ये जो कांड होता है दोस्त, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, जिस उपाधि का नाम है नाइटहुड, और सर की उपाधि भी इनको अंग्रेज़ों के द्वारा ही दी गई थी। इन दोनों उपाधियों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कर दिया था दोस्त, तो इन दोनों उपाधियों को वापस कर दिया था दोस्त। इन दोनों उपाधियों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था। जब हमारे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना यहाँ पे घटित हुई, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी काफ़ी ज़्यादा इस घटना को देखते हुए नाराज़ हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 2 उपाधियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। पहली उपाधि थी नाइटहुड और दूसरी उपाधि थी सर। इन दोनों उपाधियों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसी दिन क्या कर दिया, त्याग दिया, यानी वापस दे दिया अंग्रेज़ों को। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को भी त्याग दिया। दोस्त, अंग्रेज़ों के द्वारा ही महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इस उपाधि को महात्मा गांधी जी के द्वारा भी त्याग दिया गया, क्योंकि यह घटना इतनी भयानक थी कि कोई भी अगर एक आम इंसान है वो इस घटना को नहीं देख सकता है। तो इस घटना को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड और सर की उपाधि को त्याग दिया, यानी अंग्रेज़ों को वापस दे दिया। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने भी अपनी जो उपाधि दी गई थी, उस उपाधि का नाम है केसर ए हिंद नामक जो उपाधि थी, महात्मा गांधी जी ने पूरी तरह से त्याग दिया, यानी वापस दे दिया। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई थी। अगर मैं बात करूं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो मैंने अभी आपको बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 2 उपाधि दी गई थी। एक उपाधि का नाम है नाइटहुड। ये जो नाइटहुड की उपाधि है दोस्त, ये जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद नामक जो उपाधि है यह किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, यह उपाधि भैया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई थी। महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद नामक उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो दोस्त, आपको ये मालूम हो चुका होगा कि जो हमारी घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की, उसके बाद जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने अपनी जो 2 उपाधियां जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी, एक उपाधि थी उनकी नाइटहुड, दूसरी उपाधि थी सर। इन दोनों उपाधियों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेज़ों को वापस दे दिया। और जो महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम है केसर ए हिंद नामक जो उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी, वो उपाधि भी महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी अंग्रेज़ों को। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तहकीकात के लिए तहकीकात की अगर बात करूं, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड थी, उस हत्याकांड के बाद भारत के लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ। इसको देखते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की तहकीकात कराने के लिए, यानी जांच कराने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ टीमें यहाँ पे गठित की, यहाँ पे कमेटी बनाई, जिससे यह जांच किया जा सके कि इसमें दोषी कौन था, किसने गोलियां चलवाई थी। ये सारी जांच यहाँ पे कराने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब जो कमेटी यहाँ पे भैया बनाई गई है जाँच करने के लिए, अब ये कमेटी क्या कर रही थी दोस्त, यहाँ पे इस कमेटी का काम ये था कि इस कमेटी का काम क्या था दोस्त, तो यहाँ पे इस कमेटी का काम था जांच करना। जैसे ही इस कमेटी ने अपनी जांच को पूरा कर लिया और हमारे भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हंसराज। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हंसराज। ये हंसराज भारत के व्यक्ति थे दोस्त। इनके द्वारा सरकारी गवाह बनने के कारण जनरल डायर को दोषमुक्त करार दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा दोस्त, वहाँ पे जनरल डायर के ऑर्डर पर ही सेना ने हमारे भारतीय लोगों के ऊपर गोलियाँ वहाँ पे चलवाई थी। अब यहाँ पे बाद में क्या होता है दोस्त,
भारत के लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का काम ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो घटना हुई है उसकी जांच करना। तो वहाँ पे एक सरकारी गवाह भी भैया बने हैं जिनका नाम है हंसराज। इन हंसराज के द्वारा क्या किया गया था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हंसराज जो थे, ये जो हंसराज थे ये सरकारी गवाह बने थे वहाँ पे, ये सरकारी गवाह बने थे। तो इन्होंने ही गवाही दी थी सरकार के तरफ से कि वहाँ पे कोई भी घटना, मतलब जनरल डायर वहाँ पे मुख्य जिम्मेदार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, गवाही वहाँ पे दी थी दोस्त। तो ये एक प्रकार के क्या बने थे, ये सरकारी गवाह बने थे। उसके बाद जो जनरल डायर था, जो दोषी होने के बावजूद यहाँ पे क्या हो गया था दोस्त, ये दोष मुक्त सिद्ध हो गया था। ये दोष मुक्त सिद्ध हो गया था दोस्त। क्या हो गया था, ये दोष मुक्त सिद्ध हो गया था। यानी जनरल डायर दोषी था, उसके बावजूद यहाँ पे दोष मुक्त सिद्ध हो गया था। किसके कारण सिद्ध हो गया था दोस्त, हंसराज के कारण यहाँ पे सिद्ध हो गया था। क्योंकि हंसराज जो थे वो सरकारी गवाह बने थे। क्या बने थे, सरकारी गवाह बने थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद जनरल डायर को लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। दोस्त क्या बोला गया दोस्त, इसको किससे नवाजा गया, लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से इसको क्या किया गया, नवाजा गया। लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इसको क्या किया गया, नवाजा गया। किसको, जनरल डायर को। इस जनरल डायर को दोस्त किससे नवाजा गया, तो ध्यान रखिएगा, इस जनरल डायर को लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। कौन थे दोस्त, चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस हत्याकांड के समय ऊधम सिंह नामक एक व्यक्ति थे दोस्त, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जीवित बचे थे। अभी मैंने आप सभी को कुछ समय पहले बताया था, जो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो घटना हुई थी, उस घटना के दौरान वहाँ पे लाखों की संख्या में हमारे भारतीय लोग मारे गए थे अंग्रेज़ों के कारण। यानी जनरल डायर के ऑर्डर पे सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग की गई थी, जिसमें भारतीय लोगों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचे थे जिनका नाम है ऊधम सिंह। उन्होंने जनरल डायर को मारने की शपथ ली। ऊधम सिंह ने क्या किया दोस्त, जनरल डायर को जान से मारने की क्या की, शपथ ली। इस समय उनकी उम्र महज कितनी थी, 20 साल थी दोस्त। जब ऊधम सिंह जिंदा बचे थे उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। कितनी थी, 20 साल थी दोस्त। कितनी थी, 20 साल थी उनकी मात्र उम्र। लगभग 21 साल के प्रयास के बाद दोस्त, उन्होंने 1940 को जनरल डायर की हत्या कर दी। जनरल डायर की क्या कर दी, हत्या कर दी। जनरल डायर को क्या कर दिया, जनरल डायर की हत्या कर दी दोस्त ऊधम सिंह ने। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अगर बात करते हैं दोस्त, तो जब ऊधम सिंह ने खूंखार जनरल डायर को मार दिया था, उसके बाद क्या हुआ था दोस्त, तो 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह जी को क्या हो जाती है दोस्त, तो ऊधम सिंह जी को फांसी दे दी जाती है दोस्त। तो ऊधम सिंह जी को फांसी कब दे दी जाती है, तो ऊधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा फांसी दे दी जाती है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं दोस्त, आगे मैं बात करूंगा चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह जो आपका 1917 में इसकी स्टार्टिंग होती है। अगर मैं चंपारण सत्याग्रह की बात करूं तो ये दोस्त चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, चंपारण बिहार में स्थित है दोस्त। कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में यह स्थित है चंपारण जगह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह था। अगर मैं चर्चा करूं महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये पहला सत्याग्रह था, जिस सत्याग्रह का नाम था दोस्त चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला
सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था। जो आपका चंपारण सत्याग्रह है दोस्त, ये पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया था। यह आंदोलन नील आंदोलन के खिलाफ हुआ। नील आंदोलन के खिलाफ हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भैया नील क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है, तो आपको वीडियो में बस इतना करना है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और जो जानकारी हमारे द्वारा यहाँ पे दी जा रही है, उस जानकारी को अगर अच्छी लग रही हो तो ईमानदारी से आपको लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं भैया ये नील की खेती क्या होती है। इस ज़िले के किसान, किस ज़िले की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो चंपारण की बात कर रहे हैं। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चंपारण की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, चंपारण की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भैया, चंपारण की बात कर रहा हूँ। चंपारण की मैं बात कर रहा हूँ। ये चंपारण आपका कहाँ है, तो बिहार राज्य में आपका चंपारण है। कहाँ है, बिहार राज्य में आपका चंपारण है। महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला, अगर मैं सत्याग्रह की बात करूं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह ही क्या है, चंपारण सत्याग्रह है। इस जिले के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी दोस्त। इस जिले के जो किसान थे, इस जिले के जो किसान थे यानी चंपारण के जो किसान थे, उनसे ज़बरदस्ती पूर्वक नील की खेती कराई जा रही थी उस टाइम, यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान। जब अंग्रेज़ों का शासन था दोस्त, तो हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा था। यानी जो चंपारण में किसान थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी दोस्त। और नील की खेती जब हमारे किसान करते थे, और जिसके कारण नील की खेती के कारण हमारे किसानों की जो ज़मीन थी, यानी जो मिट्टी थी, यानी जो उनके खेत थे, वो खेत क्या हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। क्या हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। जिससे इस ज़िले के किसान काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे दोस्त, परेशान होते थे, क्योंकि नील की खेती करने में से उनकी ज़मीन खराब हो जाती थी। उनकी ज़मीन कैसी हो जाती थी, उनकी ज़मीन भैया खराब हो जाती थी। और साथ ही साथ किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यानी अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे थे दोस्त, अंग्रेज़ लोग भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे और उन पे लगातार उनको परेशानियां का सबब करना पड़ रहा था। यानी हमारे भारतीय किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक नियम बना दिया था कि इतनी आपको नील की खेती करनी है। तो हमारे भारतीय किसानों को नील की वहाँ पे खेती करनी पड़ती थी, जिस कारण उनकी जो फसल थी वो ज़्यादा मात्रा में वो लोग पैदावार नहीं कर पाते थे। वो ज़्यादा मात्रा में पैदावार नहीं कर पाते थे फसल। अब जब नील की वो लोग खेती कर लेते थे, तो उसके बाद उनकी जो मिट्टी थी, उनकी जो खेती थी, वो पूरी तरह से क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। यानी उनकी जो भूमि थी वो उपजाऊ नहीं रह जाती थी, जिसके कारण किसान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और ये किसानों की दोस्त एक प्रकार की मजबूरी भी होती थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज़ को खेती नहीं कर पा रहे थे दोस्त। जब नील की खेती वहाँ पे लगातार दिन प्रतिदिन अंग्रेज़ों के द्वारा दबाव बना के हमारे भारतीय किसानों पे लगातार अत्याचार करके, वहाँ पे दबाव बना के भारतीय किसानों के द्वारा वहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी दोस्त, तो वहाँ पे भारतीय जो किसान थे वो खाने पीने की चीज़ भी अपने खेतों में नहीं बो पाते थे। वो इसलिए नहीं बो पाते थे, मान लीजिएगा किसी भी व्यक्ति के पास 2-4 बीघे खेत है, उसमें भी अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अगर नील की खेती करवा देते थे, तो वो आधे हिस्से में क्या कर पाएगा किसान, कुछ भी नहीं कर पाता था दोस्त उस टाइम पे। तो ये सबसे बड़ी वहाँ पे दिक्कत हुआ करती थी। चंपारण के साहूकार थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। चंपारण के एक साहूकार थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला और संत रावत। ये दो व्यक्ति दोस्त क्या करते हैं, तो ये गांधी जी से लखनऊ में क्या करने जाते हैं, तो लखनऊ में जाकर दोस्त गांधी जी से मुलाकात करते हैं और अपने चंपारण क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, वहाँ पे जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो वहाँ पे उनके साथ परेशानियां हो रही थी, जो उन्हें वहाँ पे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, ये सारी जानकारी यहाँ पे संत रावत और राजकुमार शुक्ला किसको देते हैं, गांधी जी को देते हैं। कहाँ पे देते हैं दोस्त, लखनऊ में जाके देते हैं मुलाकात के दौरान। अगर मैं चर्चा करूं कि गांधी जी को भैया चंपारण सत्याग्रह में कौन लेके आया, तो आपको ध्यान रखना है राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में लेके आए।
तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर यहाँ पे बात करूँगा कटिया प्रणाली। अभी आपको सिर्फ सुनना है कि कटिया प्रणाली क्या होता है। अभी आपको आगे समझाएंगे कटिया प्रणाली क्या होता है। कटिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और सफल भी हुए। कटिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया और आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद यह आंदोलन पूरी तरह से सफल भी हुआ। तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे मैं कटिया प्रणाली के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। कटिया प्रणाली से तात्पर्य यह है कि किसानों को उनकी भूमि के 20 भाग में से 3 भाग में नील की खेती करनी अनिवार्य थी, इसलिए इसे 3 कटिया प्रणाली कहा गया है। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक नए स्लाइड लेके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा यह एक किसान की दोस्त भूमि है, ये एक किसान की भूमि है। मान लीजिएगा इस किसान की ये भूमि है, इसमें 20 भाग हैं। इसमें भैया किसान की भूमि में 20 भाग हैं। कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। मान लीजिएगा ये खेती है किसान की, हमारे प्रिय किसान की ये खेती है। इस किसान की खेती में मान लीजिएगा टोटल भाग 20 हैं। इन 20 भागों में 3 भाग में किसान को क्या करना होता था? तो 3 भागों में दोस्त किसान को क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी। किसकी खेती? नील की खेती करनी होती थी, जो अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती कराई जाती थी। नील की खेती इन 3 भागों में जरूर करनी होती थी भारतीय किसानों को, जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे ज़बरदस्ती कराई जाती थी। तो इसी को बोलते हैं कटिया प्रणाली। कटिया प्रणाली का मतलब ये होता है कि दोस्त मान लीजिएगा किसी किसान के पास 20 भाग हैं एक खेती के, तो 20 भागों में 3 भाग पे तो उसको नील की खेती करनी ही करनी है। यानी ज़बरदस्ती करो चाहे प्यार से करो, करनी ही करनी है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पे एक प्रकार का नियम बना दिया गया था दोस्त चंपारण के किसानों के लिए। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और आपको कटिया प्रणाली भी समझ आ गई होगी। इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। जब यह आंदोलन हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, जब यह आंदोलन में गांधी जी ने हिस्सा ले लिया और इसका नेतृत्व किया और ये आंदोलन हमारा सफल भी हुआ। इसी आंदोलन के दौरान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को किसकी उपाधि दी? तो वहाँ पर उपाधि दी थी भैया महात्मा की। किसकी उपाधि दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई इसी आंदोलन के दौरान। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब उसके बाद दोस्त क्या होता है? उसके बाद ये होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी जी के द्वारा भी एक उपाधि दी गई, जिस उपाधि का नाम है गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। RN टैगोर, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। RN टैगोर को यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। कौन सी उपाधि? गुरुदेव। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। अब हम आते हैं 1918 अहमदाबाद मजदूर के लिए आंदोलन। 1918 में दोस्त अहमदाबाद में जो मजदूर थे उनके लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसे हम 1918 अहमदाबाद मजदूर के लिए आंदोलन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्त? अहमदाबाद के मील मजदूर की परेशानियों को सुनकर गांधी जी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों वहाँ पे अहमदाबाद में क्या होता है दोस्त? अहमदाबाद में उस टाइम पे मील हुआ करती थी, तो मील के मजदूर जो हुआ करते थे वो भारतीय हुआ करते थे। तो वहाँ पे मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे समस्याएँ थी दोस्त। तो इन समस्याओं को गांधी जी ने सुना, उसके बाद इस आंदोलन में भी गांधी जी ने हिस्सा ले लिया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, जिस आंदोलन का नाम है 1918 अहमदाबाद मजदूर के लिए आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने पहली बार दोस्त क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते भैया। फिर अगला जो आंदोलन आता है जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा आंदोलन 1918 की यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ आपको समझना है, जो हमारा खेड़ा आंदोलन है
सबसे पहला आंदोलन था हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उनके लिए आंदोलन करना, और जो खेड़ा में जो किसान लोग थे उनके लिए आंदोलन करना, ये दोनों जब आंदोलन सफल हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है दोस्त, खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन व चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने खेड़ा में आंदोलन किया। यह जो खेड़ा आंदोलन था यह भी दोस्त किसानों से संबंधित ही था। ये जो खेड़ा आंदोलन था ये भी आपका किसानों से संबंधित ही था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब चर्चा करेंगे यहाँ पे खिलाफत आंदोलन जो आपका 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या था और इसका क्या कारण था, अब इस आंदोलन की क्या ज़रूरत पड़ी, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे मालूम होने वाली हैं। तो आपको बस हमारे साथ अंत तक बने रहना है दोस्त। यहाँ पे आपको यहाँ समझना है, तुर्की एक देश हुआ करता था दोस्त, अभी भी तुर्की एक देश है दोस्त। तुर्की जो देश है उसमें जो खलीफा है उस खलीफा की पावर सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुआ करती थी दोस्त। तुर्की एक देश है जहाँ पे खलीफा की पावर और जो खलीफा का जो पद था वहाँ पे सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पद खलीफा का ही था। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा पद और सबसे ऊंचा जो पद है दोस्त वो खलीफा का ही हुआ करता था। वहाँ पे जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पद जो था दोस्त, सबसे ऊंचा और बड़ा पद खलीफा का ही होता था। इसलिए ब्रिटिश जो सरकार थी यानी जो अंग्रेज लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे दोस्त, वो अंग्रेज लोग इस खलीफा के पद को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। यानी तुर्की में खलीफा के पद को अंग्रेज़ों पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। वो ख़त्म इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो जब उसका पद ख़त्म ही कर देते उसके बाद आसानी से उस देश पर कब्जा कर लेते और वहाँ पे अपना शासन आसानी से चलाते। ये उनका मेन मकसद था। तो यहाँ पे आपको दोबारा से समझना है दोस्त, खिलाफत आंदोलन जो आपका 1919 में हुआ था, इस खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्त, तुर्की जो आपका देश था दोस्त, उसी तुर्की में जो खलीफा था उस खलीफा का वहाँ पे पद जो था सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पद वहाँ पे होता था। उस देश में जो खलीफा था उसका पद जो था वो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होता था। तो अंग्रेज लोग ये सोचते थे अगर मैं इस खलीफा के पद को ही अगर जड़ से ख़त्म कर दें, अगर मैं खलीफा के पद को ही जड़ से ख़त्म कर दूंगा तो हमें आसानी से इस देश पे कब्जा मिल जाएगा और इस देश में शासन आसानी से हम चला ले जाएंगे। तो ये मकसद था अंग्रेज़ों का। इसी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के इसी मकसद के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाता है। उस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन जो आपका 1919 में चलाया गया था, जिससे तुर्की में पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सके। ये चीज़ अभी मैंने आपको बता ही दी। तुर्की के खलीफा के खिलाफ अंग्रेज़ों के दुर्व्यवहार करने के कारण संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय ने उसके खिलाफ रोष प्रकट किया। इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया दोस्त। जो अंग्रेज़ लोग थे वो तुर्की के खलीफा के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनका पद पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। इस बात को लेकर जो हम विश्व में अन्य मुस्लिम देश थे वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ। इस रोष और गुस्सा को लेकर ही यह आंदोलन शुरू किया गया है, जिस आंदोलन को बोला जाता है खिलाफत आंदोलन, जो आपका 1919 में शुरू किया गया था। अब अगर चर्चा करते हैं जिसका प्रभाव भारत में भी दिखा, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्त, तो खिलाफत जो आंदोलन था जो आपका 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, वो खिलाफत आंदोलन भारत में अली बंधु के द्वारा किया गया था। पहले जो बंधु थे जिनका नाम है मोहम्मद अली और दूसरे अली थे जिनका नाम है शौकत अली, इन दो व्यक्तियों के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का प्रभाव 1922 में ख़त्म हो गया। इस आंदोलन का प्रभाव 1922 में इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि जो अंग्रेज़ की मानसिकता थी, जो अंग्रेज़ लोग करना चाहते थे, यानी अंग्रेज लोगों का मेन मकसद था कि तुर्की से खलीफा का पद पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो अंग्रेज लोग इस पद को पूरी तरह से ख़त्म होने में सफल हो जाते हैं। जब इस पद को अंग्रेज लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं उसके बाद ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये आंदोलन पूरी तरह से क्या हो जाता है दोस्त, समाप्त हो जाता है।
क्योंकि ब्रिटिश तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने में सफल हो गए थे। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने तुर्की में खलीफा का पद पूरी तरह से वहाँ पे क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद यह आंदोलन भी दोस्त क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। उसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। असहयोग का मतलब होता है कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका कॉपरेशन नहीं करेंगे, हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी काम करने मतलब हम कोई भी वर्क करने जा रहे हैं, मान लीजिएगा हमारी 10 लोगों की टीम है। अगर 10 लोगों की टीम हमारे खिलाफ है, अगर 10 लोगों की टीम कह रही है कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, यानी आपका सहयोग नहीं करेंगे या हम आपका कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को नागपुर अधिवेशन में पास किया गया। एक अधिवेशन हुआ था जो आपका नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसको बोलते हैं नागपुर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन 1920 को क्या किया गया था, पास किया गया था। लेकिन इस आंदोलन के सभी समर्थक नहीं थे। दोस्त, जो आपका असहयोग आंदोलन था, इसके सभी व्यक्ति समर्थक नहीं थे। कौन कौन समर्थक नहीं था? पहले जो व्यक्ति थे जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था दोस्त। इनके द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। इनके द्वारा एक बात बोली गई थी, उस बात को ध्यान रखना है। उस बात बोली गई थी भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या बात बोली गई थी? तो इस आंदोलन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था निष्ठुर बर्बादी। क्या बोला गया था? निष्ठुर बर्बादी। अब दूसरे जो व्यक्ति थे, इनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। अब एनी बेसेंट के द्वारा एक बात बोली गई थी इस आंदोलन के खिलाफ, तो उन्होंने बोला था मूर्खतापूर्ण विरोध। मूर्खतापूर्ण विरोध, इस आंदोलन को बोला था मूर्खतापूर्ण विरोध का दर्जा दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब इस टाइम पे भैया भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय की अगर चर्चा करें तो इस टाइम पे वायसराय थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस टाइम पे क्या थे? यहाँ पे भारत के वायसराय थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में दी गई थी। ये वही केसर ए हिंद है, ये वही केसर ए हिंद की उपाधि है जो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने वापस कर दी थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। ये वही केसर ए हिंद नामक उपाधि है। फिर आगे बात करते हैं दोस्त। उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। उन्होंने क्या किया दोस्त? इस केसर ए हिंद नामक उपाधि को वापस कर दिया। इसी आंदोलन में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की भी उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। यानी क्या कर दी? त्याग दी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इन जमनालाल बजाज जी ने भी राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। ऐसे समझ लीजिए, जो जमनालाल बजाज जी जो थे, वो एक तरीके से महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते थे। यानी माना जाता था 5वां पुत्र है महात्मा गांधी जी का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। गांधी जी का जमुना लाल से काफ़ी ज़्यादा स्नेह और लगाव था। काफ़ी ज़्यादा क्या था दोस्त? स्नेह और लगाव था, जिसके कारण जमुनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। यानी स्नेह और व्यवहार के कारण जमनालाल बजाज और गांधी जी का इतना ज़्यादा आपस में स्नेह था कि गांधी जी ने जो उपाधि अपनी त्याग दी थी, उसके बाद जमनालाल बजाज ने भी अपनी उपाधि त्याग दी। इतना इन दोनों व्यक्तियों के बीच में वो उस टाइम पे लगाव हुआ करता था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। इसी आंदोलन के दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु और कौन है दोस्त? देशबंधु चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत क्या कर दी? वकालत छोड़ दी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में
ICS की परीक्षा पास कर ली। दोस्त इस टाइम पे हमारे देश में IAS की परीक्षा होती है। IAS हमारी जो UPSC कंडक्ट कराती है परीक्षा, उससे हमारे IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं। ये सारे यहाँ पे पद दिए जाते हैं दोस्त। UPSC एक परीक्षा कराती है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। उस टाइम पे अंग्रेज़ों की जब हुकूमत हुआ करती थी तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम हुआ करता था जिसका नाम है ICS एग्ज़ाम वहाँ पे हुआ करता था अंग्रेज़ों के शासन के दौरान। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के लोग इतना ज़्यादा ब्रिलियंट थे, यानी ऐसे समझ लीजिएगा अंग्रेज़ लोग कॉपी चेक करते, अंग्रेज़ लोगों के द्वारा परीक्षा कराई जाती, अंग्रेज़ लोगों के द्वारा ही पेपर पैटर्न बनाया जाता, हर एक चीज़ अंग्रेज़ लोगों के द्वारा वहाँ पे बनाई जाती थी उस टाइम पे। उसके बावजूद हमारे देश के लोग वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर देते थे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में योग्यता की कोई भी कमी ना तो तब थी और ना ही आज है। तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने 1921 में ICS की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद क्या किया दोस्त, उन्होंने नौकरी को भी भैया त्याग दिया। उन्होंने नौकरी को इसलिए त्यागा क्योंकि वो ये सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों के नौकर बन के काम नहीं करेंगे, अब वो ये भी सोचते थे अगर मैं इस पद पे बैठ भी जाऊंगा तो अंग्रेज़ लोग जो हमें नियम और कानून के बारे में बताएंगे, जो हमें ऑर्डर देंगे, वही ऑर्डर हमें मजबूरन अपने भारतीय जनता पे लागू करने होंगे। तो हमें ऐसी नौकरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के कारण वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो 1921 में ICS की परीक्षा पास की थी, उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी उस नौकरी को त्याग दिया। उसके बाद वो आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने सूट बूट को त्याग दिया। किसको त्याग दिया, सूट बूट को त्याग दिया। अभी बताएंगे सूट बूट क्या होता है। सूट बूट यानी जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो हम लोग पैंट वगैरह पहनते हैं, ये चीज़ें, इस चीज़ को पूरी तरह से त्याग दिया। यानी ऐसे समझ लीजिएगा जो कॉटन वगैरह होते हैं कपड़े हमारे, उसी को हम बोलते हैं सूट बूट। इसको त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने धोती कुर्ता पहनना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और धोती कुर्ता भी कैसा था, वो भैया खादी का बना हुआ था। कैसा बना हुआ था, खादी का बना हुआ था। ये खादी का बना धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया। किसने स्टार्ट कर दिया, गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। वो इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि गांधी जी भारतीय लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि हमें अपने देश की ही चीज़ें का उपयोग करना है, यानी हमें खादी वस्त्र का ही उपयोग करना है, हमें किसी भी अंग्रेज की चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। यानी अंग्रेज के द्वारा जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, हमने उनके वस्त्रों का हमें उपयोग नहीं करना है। हमें अपनी खादी चीज़ों पर ही गौर करना है, खादी वस्त्रों को ही पहनना है। खादी कपड़ों का प्रचार इसी आंदोलन में गांधी जी ने शुरू किया और खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब कर दी, तो 1923 में की। गांधी जी के द्वारा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1923 में कर दी गई। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना जो आपकी 1922 में घटित हुई थी। एक घटना है जिसका नाम है चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी आपका कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। चोरा चोरी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य में आपका एक ज़िला है, जिस ज़िले का नाम है गोरखपुर। उसी गोरखपुर में एक स्थान है जिसे चोरा चोरी के नाम से जानते हैं। चोरा चोरी के नाम से जाना जाता है। अब इसी स्थान को चोरा चोरी के नाम से जाना जाता है। इसी घटना का नाम पड़ गया भैया चोरा चोरी की घटना 1922 में जो घटित हुई थी। यह घटना 5 फरवरी 1922 को यानी घटित हुई थी। यानी यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस दिन क्या होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। इस दिन चोरा चोरी की पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। इस दिन चोरा चोरी की पुलिस जो स्टेशन था वहाँ पे आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी के मारे जाने की खबर मिली थी। यानी 22 पुलिसकर्मियों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। यह सूचना गांधी जी को 11 फरवरी 1922 को मिलती है। यह सूचना दोस्त 11 फरवरी 1922 को जब गांधी जी को मिलती है, उसके बाद क्या होता है तो आपको समझना है।
इस समय गांधी जी कहाँ थे भैया? इस समय गांधी जी गुजरात के बारडोली में थे। कहाँ थे? गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है बारडोली। उसी बारडोली में गांधी जी मौजूद थे। उन्होंने बैठक बुलाकर, उसी समय गांधी जी ने बैठक बुलाकर इस आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित करने की घोषणा कर दी और यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आंदोलन के समाप्त होने के समय वायसराय कौन थे? तो आपके वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। तो जो आपकी चोरा चोरी की घटना है दोस्त, इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा थाने यानी पुलिस स्टेशन में क्या कर दी जाती है? आग लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को चोरा चोरी की घटना बोला गया है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं भैया। फिर अगला जो हमारा विद्रोह आता है जिसका नाम है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, अब समझना है आपको मोपला विद्रोह क्या होता है दोस्त, और इसका मेन मकसद क्या था, क्या हुआ था इस मोपला विद्रोह में। यह विद्रोह 1921 में, यह विद्रोह दोस्त 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह जो विद्रोह था जिसको बोलते हैं मोपला विद्रोह, यह विद्रोह दोस्त 1921 में केरल का एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है मालाबार क्षेत्र। ये इसी मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह नामक एक विद्रोह हुआ था जो मोपलाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोपलाओं के द्वारा किया गया था। शुरुआत में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। शुरुआत में जो यह विद्रोह था दोस्त, यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ यह विद्रोह वहाँ पे शुरुआत में था। बाद में क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था। वो समर्थन इसलिए दिया गया था क्योंकि यह आंदोलन शुरुआत में क्या था दोस्त, ये शुरुआत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह आंदोलन था तथा इस आंदोलन के मुख्य नेता अली मुसलियार थे। कौन थे? इस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे जिनका नाम है अली मुसलियार। ये जो मोपला विद्रोह है दोस्त, इस विद्रोह के मुख्य जो नेता थे जिनका नाम है अली मुसलियार। ये शुरुआत में यह आंदोलन किसके खिलाफ था दोस्त? शुरुआत में यह आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। बाद में क्या होता है दोस्त, बाद में कुछ कारणों की वजह से यह आंदोलन एक धार्मिक रूप ले लेता है, यानी हिंदू मुस्लिम में बट जाता है। यह एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है। इसके कारण क्या होता है दोस्त, हिंदू और मुस्लिम के बीच में यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ कारणों की वजह से यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में बदल गया, लेकिन शीघ्र ही इस आंदोलन का समापन भी हो गया। दोस्त, जब यह आंदोलन हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक आंदोलन में बट जाता है दोस्त, उसके बाद क्या होता है, यह आंदोलन कुछ दिन बाद ख़त्म भी हो जाता है, यानी समाप्त भी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे काकोरी कांड। जो आपका काकोरी कांड 1925 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्त, इसमें आपकी ट्रेन को क्या किया गया था, लूटा गया था। यानी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारत से माल ले जाया जा रहा था। कहाँ ले जाया जा रहा था? यानी कहाँ ले जाया जा रहा था? इंग्लैंड में ले जाया जा रहा था। कहाँ ले जाया जा रहा था? यानी अपने देश में ले जाया जा रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये काकोरी की जो घटना है दोस्त, इसमें जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो अंग्रेज लोग थे हमारे देश पे शासन कर रहे थे, हमारे देश की जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी उनको लूट कर अपने देश में ले जाते थे। ये लगातार ऐसी चीज़ें अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर की जा रही थी। एक समय ऐसा आता है दोस्त कि काकोरी नामक एक जगह है, वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, उस ट्रेन में अंग्रेज लोग दोस्त भारत के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी दोस्त, वो अच्छी चीज़ें दोस्त अंग्रेज लोग ट्रेन में भर के अपने देश की ओर ले जा रहे थे। इस दौरान क्या होता है दोस्त, इस दौरान भारत के कुछ लोग क्या करते हैं, उस ट्रेन पर अटैक करते हैं और उस ट्रेन को क्या कर देते हैं दोस्त, लूट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। और उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हथियार भी मिल जाते हैं, तो हथियार भी वहाँ पे लूट लिए जाते हैं। अब यहाँ आपको समझना है, काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी। यह घटना कैसी थी दोस्त कि भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा क्या किया गया था? तो दोस्त ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से ब्रिटिश सरकार जो हथियार भारत से ले जा रही थी, उन हथियारों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा लूट लिया गया था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इसका नेतृत्व दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया जा रहा था। इस घटना, ये जो काकोरी कांड है दोस्त, ये जो काकोरी कांड है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा किया जा रहा था। यानी जो काकोरी, जो ट्रेन का कांड है दोस्त, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था, इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा किया गया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से एक ट्रेन चलती है। सहारनपुर से लखनऊ को जाने वाली ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर क्या होता है दोस्त? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन होती है, जिसको काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरी द्वारा ट्रेन को लूट लिया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है दोस्त कि 9 अगस्त 1925 को जब एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, बीच में एक काकोरी स्टेशन पड़ता है दोस्त। उसी काकोरी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, तो उसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरी, ये सभी व्यक्ति मिलकर ट्रेन को क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद राजेंद्र नाथ लहरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा रोशन सिंह को क्या सुनाई जाती है दोस्त? तो उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है? फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उनको क्या कर दी जाती है दोस्त? फांसी की सज़ा दे दी जाती है, यानी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जब ये फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे थे, यानी जब फांसी के फंदे के पास जब पहुँचे थे, तो इन्होंने जैसे ही फंदा चूमा, तो वहाँ पे इन्होंने एक गीत गाया। इन्होंने कौन सा गीत गाया? तो इन्होंने गीत गाया भैया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह गीत किसके द्वारा गाया गया? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा गाया गया। जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जब वो फांसी देने के लिए अंग्रेज़ लोग उनको ले जा रहे थे, तो वहाँ पे यह गीत भैया राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा गाया गया था, जिस गीत का नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह गीत राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा गाया गया। जब राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा यह गीत गाया गया था, इसके कारण ही यह गीत बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? मशहूर हुआ, और यह गीत काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में आया। ये चीज़ आपको समझनी है। सरफरोशी की तमन्ना की रचना बिस्मिल अजीमाबाद के द्वारा की गई। अगर यहाँ पे रचना की बात की जाए, तो इसकी रचना भैया बिस्मिल अजीमाबाद पटना के ये क्या थे दोस्त? पटना के ये मशहूर शायर थे। इनके द्वारा इस सरफरोशी की तमन्ना जो गीत है आपका, इसकी रचना की गई थी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। पर ये जो गीत जो था आपका, वो हमारा किस में था? तो वो गीत आपका उर्दू भाषा में था। कैसा था? उर्दू भाषा में था। किंतु राम प्रसाद बिस्मिल ने इस कविता को फांसी के फंदे में झूलने से पहले गाई थी, जो इसका प्रसिद्ध होने का प्रमुख कारण था दोस्त। मैंने अभी बताया था कि जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी जा रही थी, फांसी के फंदे पर झूलने से पहले ही राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह गीत गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसी के कारण यह गीत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मशहूर हो गया था। इसलिए एग्जाम में अगर ये चीज़ पूछी जाए कि दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, अगर आपसे बोला जाए कि सरफरोशी की तमन्ना, ये जो गीत है आपका, ये जो कविता है, अगर इसके रचयिता की बात की जाए, किसके बात की जाए? रचयिता की बात की जाए। अगर आपसे रचयिता की बात की जाए, तो आपको बताना है अजीमाबाद इसके रचयिता हैं। अजीमाबाद कौन थे भैया? अजीमाबाद आपके पटना के क्या थे? मशहूर शायर थे। अजीमाबाद जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी?
रचना की गई थी। अगर रचयिता के बारे में बात की जाए तो अजीमाबाद आपको एग्जाम में बताना है। क्या बताना है? अजीमाबाद बताना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। 1926 में नौजवान समाज की स्थापना भगत सिंह जी के द्वारा की गई। दोस्तों 1926 में नौजवान समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह जी के द्वारा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना दोस्त आपकी चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा सन 1928 में की गई थी। वो भी कहाँ की गई थी? तो आपकी दिल्ली में की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भैया। फिर आता है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था, उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था दोस्त? तो आपको यहाँ पे समझना है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे भैया? वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्त, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूर्ण स्वराज की क्या होना? प्राप्ति होना। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होना ही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च किया। इस आंदोलन के दौरान, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया दोस्त? दांडी मार्च किया। क्या किया? दांडी मार्च किया। गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी 12 मार्च 1930 को शुरू किया। 78 कार्यकर्ताओं ने 24 दिन में 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी दौरान यहाँ पे क्या होता है दोस्त? इसी दौरान क्या होता है? 78 कार्यकर्ता गांधी जी के साथ मिलके 24 दिन में 385 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्या करते हैं? तय करते हैं। 24 दिन में 385 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और नमक बनाकर क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे दांडी मार्च की बात करूँ, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ एकमात्र महिला थी जिनका नाम था दोस्त सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एकमात्र महिला थी। जब दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, तब एकमात्र उस मार्च में महिला का नाम क्या था दोस्त? उस दांडी मार्च में एकमात्र महिला थी, उन महिला का नाम है सरोजनी नायडू। यह भी एक दोस्त सफल आंदोलन था, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस आंदोलन में भारत के सभी लोगों ने पूर्ण समर्थन दिया। दोस्तों जब दांडी मार्च यहाँ पे किया जा रहा था, लगातार 24 दिन में 385 किलोमीटर का सफ़र गांधी जी के साथ साथ 78 कार्यकर्ता जब तय कर रहे थे, इस दौरान अंग्रेज़ों ने कुछ समय बाद क्या किया दोस्त? 78 कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांधी जी को क्या कर लिया दोस्त? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया दोस्त? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भारत के जो लोग थे, उस टाइम भारत के लोग वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जागने लगे थे अपने देश की आज़ादी के लिए। तो भारत के लोगों ने इसको पूरी तरह से, गांधी जी को और उनके 78 कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से समर्थन दिया था। इसी के बाद सन 1930 में महात्मा गांधी जी को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी क्या किया गया? चुना गया। सन 1930 में महात्मा गांधी जी को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के
के अवार्ड से क्या किया गया, चुना गया दोस्त। गांधी जी को लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने को कहा। दोस्त गांधी जी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए, हम आपकी जो मांगे हैं वो कुछ मांगे हम आपकी मान लेंगे। अब यहाँ पे भैया अंग्रेज़ों के द्वारा 11 मांगे रखी गई थी, जिसे 11 सूत्रीय मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 11 सूत्रीय मांग कहा जाता है। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यह पहली बार ऐसा समय था दोस्त जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों के पक्ष को स्वीकार किया। यह ऐसा समय पहली बार था जब अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के पक्ष को स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय लोग उस टाइम पे जागरूक होने लगे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यह समझौता महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता दोस्त किसके बीच में हुआ था, तो यह समझौता दोस्त महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे 11 सूत्री समझौता भी कहा जाता है और इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी इसे बोला जाता है। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। अभी आपको आगे समझ आएगा कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज सम्मेलन क्या था और क्या इसका कारण था, क्यों ये आया, ये सारी बातें आपको समझ आएंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। अगर मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ पे कर रहे थे दोस्त, तो आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, तो आपको ध्यान रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, जिस कारण खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। इस आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में, अगर मैं चर्चा करूं कि भैया मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो आपको ध्यान रखना है चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी के द्वारा मद्रास में इसका क्या किया जा रहा था, नेतृत्व किया जा रहा था। कहाँ किया जा रहा था, मद्रास में इसका नेतृत्व किया जा रहा था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा भी लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्त। लाल कुर्ती आंदोलन जिसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार बोलते हैं दोस्त। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो यह आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा चलाया गया। यह भी एक प्रकार का असहयोग आंदोलन था। यह भी एक प्रकार का कैसा आंदोलन था, तो यह भी एक प्रकार का असहयोग आंदोलन था। वो आंदोलन क्या था दोस्त, लाल कुर्ती आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको बता देना है खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। यह आंदोलन भी आपका असहयोग आंदोलन के जैसा ही था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन की। अब यहाँ चर्चा करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना द्वारा दिए गए 14 मांगे सभी का समीक्षा करना। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन क्यों बनाया गया, तो गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि भैया नेहरू रिपोर्ट, वहाँ पे नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कुछ यहाँ पे मांगे रखी गई थी। 14 मांगे रखी गई थी। उन 14 मांगे और जो नेहरू जी की रिपोर्ट थी, इन दोनों चीज़ों की समीक्षा करना, इन दोनों चीज़ों की जांच करना, पड़ताल करना, ये किसका काम था, गोलमेज सम्मेलन का काम था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में नए संविधान की समीक्षा करना था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि भैया भारत में जो नया संविधान बनेगा, उस नए संविधान में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें की समीक्षा कौन
करता था? तो आपका गोलमेज सम्मेलन करता था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए लंदन में भारतीय समस्याओं के समाधान में लंदन में 1930 में, 1931 में और 1932 में 3 बार क्या हुआ दोस्त? 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब हुए? 1930 में भी हुए, 1931 में हुए और 1932 में हुए। यानी कुल मिला के यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब हुए दोस्त? तो ये आपके कहाँ हुए? लंदन में हुए। तीनों सम्मेलनों की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कर रहे थे। उन प्रधानमंत्री का नाम है मैकडोनाल्ड। क्या नाम है दोस्त? मैकडोनाल्ड उन प्रधानमंत्री का नाम था। तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर एक दलित नेता के रूप में भाग लिए थे। इन तीनों सम्मेलनों में एक दलित नेता थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इन तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व वहाँ पे कर रहे थे। महात्मा गांधी जी जो थे वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। सरोजनी नायडू और आपके एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद इकबाल, यह सभी गोलमेज सम्मेलन के दूसरे भाग में शामिल हुए। अगर मैं चर्चा करूँ कि दूसरे भाग में कौन कौन शामिल हुआ, तो दूसरे भाग में अगर गोलमेज सम्मेलन के दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में आपके महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद इकबाल, ये सभी लोग गोलमेज सम्मेलन के दूसरे भाग में क्या हुए? शामिल हुए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे एक आता है सांप्रदायिक निर्णय और सांप्रदायिक पंचाट। अभी आपको समझाऊंगा ये पंचाट क्या होता है और ये अंग्रेज़ों के द्वारा क्या हमारे देश पे थोपा जा रहा था। उस टाइम पे अंग्रेज़ों की क्या नीति थी और अंग्रेज लोग क्या सोचते थे। तो अंग्रेज़ों का सोचना ये था दोस्त, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की उन्होंने नीति अपना रखी थी। और उन्होंने ये सोचा था कि जिस दिन हम भारत देश छोड़ेंगे उस दिन हम भारत के टुकड़े करके जाएंगे। और अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया भारत के टुकड़े करने के लिए। भारत के टुकड़े कराने के लिए अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान एक बनवा दिया। और भी हमारे देश के कई सारे टुकड़े होने जा रहे थे, पर बदौलत हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्रामियों की और महान क्रांतिकारियों की बदौलत ही आज हमारा देश 28 राज्य में डिवाइड है दोस्त। आज हमारे देश में 28 राज्य हैं और हमारा देश एक तरक्की की राह पे, हमारा देश एक डेवलपमेंट की राह पे बढ़ रहा है दोस्त। ये हमारे पूर्वजों की देन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1932 में क्या होता है दोस्त? मैकडोनाल्ड वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है 1932 में। 1932 में मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्त सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक याद रखनी है दोस्त। फूट डालो और राज करो की नीति इसका ही उदाहरण है दोस्त। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फूट डालो और राज करो, ये किसका उदाहरण है दोस्त? तो ये आपका उदाहरण है सांप्रदायिक निर्णय और सांप्रदायिक पंचाट। दोस्त अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के बारे में जान चुके थे और वो लोग क्या करते थे दोस्त? तो वो लोग जाति धर्म के आधार पर वहाँ लोगों को लड़वाते थे। जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाते थे। हिंदू मुस्लिम में, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, यानी सभी धर्मों के बीच में यहाँ पे लड़वाते थे और जातियों में यहाँ पे क्या कराते थे? लड़ाई झगड़े कराते थे, जिससे अंग्रेज़ों का मकसद पूरी तरह से सफल हो जाए। यानी अंग्रेज़ लोग ये सोचते थे कि हम जब जाएंगे तो भारत के कई टुकड़े करके जाएंगे, भारत के कई देश बना के यहाँ से जाएंगे। उनका यही मकसद था। तभी इन्होंने फूट डालो और राज करो की यहाँ पे नीति अपनाई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें ब्रिटिश सरकार भारत के सभी लोगों को उनके धर्म के आधार पर बांटना चाहती थी। दोस्तों ये जो सांप्रदायिक निर्णय है और जो सांप्रदायिक पंचाट था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि लोगों को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाए। जब अलग अलग बांट दिया जाएगा तब लोग अपनी जाति और धर्म के आधार पर अपने अपने देश की मांग करेंगे, जिससे अंग्रेज़ों की जो नीति है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी। ये उनकी चाह थी, ये वो लोग चाह रहे थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। इसके अंतर्गत इंडियन काउंसिल में पृथक निर्वाचन
की सुविधाएं हिंदुओं में दलित को ही दी गई, हिंदुओं में दलित को ही दी गई, मुसलमानों को दी गई, सिखों को दी गई और भारतीय ईसाइयों को दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार भी दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि हिंदू में भैया हर एक जाति अलग अलग आती है, हिंदू में कई जातियाँ आती है और उसके बावजूद यहाँ पे दलितों को ही दिया गया, हिंदुओं में भी दलितों को ही दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि दलितों को यहाँ पे अंग्रेज लोग क्या चाह रहे थे, अंग्रेज लोग ये चाह रहे थे कि दलितों को अलग कर दो, हिंदू धर्म को आधा आधा डिवाइड कर दो, जिससे दलित लोग क्या करेंगे, अपना देश मांगेंगे। सिख लोगों को अलग कर दोगे, सिख लोग अपना देश मांगेंगे। मुस्लिम को अलग कर दोगे, मुस्लिम लोग अपना देश मांगेंगे। ईसाई को अलग कर दोगे, ईसाई अपना देश मांगेंगे। यानी उनकी नीति ही थी कि जब भी हम भारत देश को छोड़ेंगे, जब भी हमें ये उम्मीद लगेगी कि अब हम भारत में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, तो हम एक ऐसी नीति अपनाएंगे जिस नीति के तहत भारत के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े कराए जा सकें। तो इनकी यह नीति थी दोस्तों। जिन जगहों में हिंदू अल्पसंख्यक थे वहाँ उन्हें उतनी प्राथमिकताएं नहीं दी गई जितनी मुसलमान को दी गई। अब यहाँ से आप देखिए अंग्रेज़ों की मानसिकता क्या थी, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार हमारे देश में पक्षपात की नीति यहाँ पे चला रखी थी। यानी ऐसा समझिएगा, जहाँ पे हिंदू लोग बहुत अल्पसंख्यक मात्रा में थे, जहाँ पे हिंदू लोग कम मात्रा में थे, उसके बावजूद हिंदुओं को वहाँ पे प्राथमिकताएं नहीं दी जा रही थी। यानी मुस्लिमों को वहाँ पे भी प्राथमिकताएं दी जा रही थी, जिससे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगा हो, सांप्रदायिक आंदोलन हो, सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा हो, और जिससे हिंदू मुस्लिम अलग अलग बटें और अपने देश की अलग अलग मांग करें। ये उनका मकसद था और उनका मकसद जहाँ ज़्यादा मात्रा में सफल भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यह निर्णय पक्षपात पर आधारित था। यह निर्णय दोस्त सीधे तौर पर पक्षपात पर आधारित था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जिसमें मुसलमान को विशेष रियासतें दी गईं, जिससे हिंदुओं में पक्षपात की भावना से सांप्रदायिकता बढ़े और आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर हो जाए। इस निर्णय का प्रभाव देश के विभाजन के रूप में सामने आया। दोस्त अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि हम भारतीय लोगों को जाति धर्म मजहब के नाम पर ही हम इन लोगों को उलझाए रहें, जिससे ये लोग अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ ही ना पाएँ। ये लोग अपने देश की जो आज़ादी है उसकी लड़ाई में ये लोग कमज़ोर पड़ जाएं। इसी के लिए अंग्रेज लोग ये चाह रहे थे कि हम भारतीय लोगों को पूरी तरह से जाति धर्म मजहब कास्ट इन सभी चीज़ों में हम उलझाए रहें, जिससे भारतीय लोगों की जो आज़ादी की लड़ाई है वो पूरी तरह से विफल हो जाए, यानी कमज़ोर पड़ जाए। ये उनका मेन मकसद था। आगे देखते हैं। इस निर्णय का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया। ये जो निर्णय लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, यह निर्णय के विरोध किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। इसमें दलितों की मूल समस्या के लिए उसमें कोई भी प्रावधान नहीं था। अब यहाँ पे जो दलितों की मूल समस्याएं थी, जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी दलितों की दोस्त, तो उन समस्याओं के बारे में कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं था। इसी के कारण गांधी जी ने पूरी तरह से इस निर्णय का विरोध किया था। जबकि दलित को एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता मिलने से अस्पष्टता बढ़ने की पूरी संभावना थी। यानी उनका मेन मकसद ये था कि दलितों के लिए अलग हम निर्वाचन बना देंगे, जिससे दलित लोग अपना अलग देश मांगेंगे और हिंदुओं में भी जातियां अलग अलग अपने देश मांगेंगी और हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। मुस्लिम अपना देश मांगेंगे, हिंदू अपना देश मांगेंगे, जिससे मतलब भारत के कई विभाजन हो जाएंगे आसानी से, यानी भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये मानसिकता थी अंग्रेज़ों की, पर ये मानसिकता कुछ हद तक अंग्रेज़ों की सफल भी हो गई, पर कुछ हद तक नहीं भी सफल हो पाई, क्योंकि हमारे देश के महान पुरुषों के बलिदानों की वजह से हमारा देश आज 28 राज्यों में क्या है दोस्त, 28 राज्यों में डिवाइड है और हमारा देश अच्छे से तरक्की कर रहा है, हमारा देश अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उन महापुरुषों की ही आज देन है, जिसके कारण हमारा देश क्या हो रहा है दोस्त, आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमारे देश के महापुरुषों की वजह से ही, हमारे देश के महानुभावों की वजह से ही दोस्त हमारा देश आज विभाजन की ओर बढ़ रहा था।
जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पे हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने हमारे देश को बंटने नहीं दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में अंग्रेज़ों, यहाँ समझना है यहाँ पे, इस सम्मेलन में अंग्रेज़ों द्वारा दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। अब देखिएगा यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया दोस्त, तो दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, जिसे महात्मा गांधी जी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसे भी महात्मा गांधी जी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज़ लोग हिंदुओं को भी जाति धर्म मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं। यानी जैसे जाति धर्म मजहब के नाम पर अगर हिंदुओं को बांट देंगे तो हिंदू अलग अलग अपना देश मांगने का प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे आपस में, जिससे हमारे देश की बर्बादी हो जाएगी। ये उनका मकसद था अंग्रेज़ों का। तो इसी मकसद को कामयाब हमारे गांधी जी ने नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें दलितों तथा अन्य लोगों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसमें दलितों और अन्य लोगों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसी के लिए गांधी जी ने इसका भी क्या किया, विरोध किया, इसको स्वीकार नहीं किया। इसके लिए गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। यानी यरवदा जेल में गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन किया। इस समझौते के समाधान के लिए ही पूना पैक्ट पर सहमति हुई। इस समझौते के समाधान के लिए ही पूना पैक्ट पर क्या हुई दोस्त, समझौता हुआ था, यानी सहमति बनी थी पूना पैक्ट पर। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। अब इस पैक्ट में महात्मा गांधी दलितों की सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी यहाँ पे पूना पैक्ट में जब बात आती है दलितों की सीटों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी दलितों की सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए यानी इंक्रीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में खड़े हो गए थे। यानी वो ये नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलग से हो। वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब हमारे देश में भी अब टुकड़े हों, वो ये नहीं चाहते थे। इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे दलितों की सीटों को बढ़ाने का निर्णय ले लिया, पर वो ये नहीं चाहते थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी उनका अलग बट जाए। इस समझौते को भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हो जाती है दोस्त। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था दोस्त हमारा पार्ट नंबर 1। इस पार्ट नंबर 1 में मैंने आप सभी को कई यहाँ पे आंदोलन, कई यहाँ पे घटनाएं और कई यहाँ पे कांड बताए हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो जानकारी अगर बेहतर लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है दोस्त, वो मैं आपको अगले यानी पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।